इंडस वैली सिविलाइजेशन का फिनिश अप होने के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। अगला कदम हमारा होने वाला है वैदिक पीरियड मीन्स वैदिक काल। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइनेशन हुआ उसके बीच में बहुत लंबा गैप हुआ। उसके मतलब हिस्ट्री में मिला, हिस्ट्री जो है कैसे मिलता है हम लोग को ईयर्स पर देखते हैं। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ वहाँ का सबूत मिला, उसके बाद जो सबूत मिला है उसके बीच में बहुत गैप है। जैसे कि डिक्लाइनेशन 1700 में हुआ और उसके बाद से फिर 1500 में 1500 बीसी में मतलब अभी से 15 जब से ईयर बना तब से 1500 साल पहले से लेकर 600 साल बीसी मतलब 600 बीसी तक इसके बीच में वैदिक काल मिला। हम लोग को वैदिक पीरियड नाम दिया गया उस काल को। एक्चुअली उस टाइम में मिला क्या, अभी तक हम लोग को क्या मिल रहा था, एविडेंसेस, पत्थर, पोटरी मीन्स मिट्टी के बर्तन, भंडारण मीन्स जो भी मिल रहा था एक सबूत मिल रहा था। सबूत को पकड़ते थे, उसके हिसाब से इमेजिनेशन सब और उसका साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करके पता लगाते थे कि तब कैसे रह रहा होगा वो लोग। क्या अभी तक लिखा हुआ कुछ मिला हम लोगों को कि एक्चुअल में तब क्या हो रहा था नहीं हो रहा था, वैसा कोई इंसान लिखे कि हाँ हम लोग अभी ये कर रहे हैं, हम लोग के पास ये नॉलेज है वो नॉलेज है, जैसे अभी हम लोग लिखते हैं। उस टाइम में क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन तक कोई भी लिखा हुआ लिखित सूरत मिला था? नहीं मिला था। मिला भी तो उसको अभी तक हम लोग डेसिफर नहीं कर पाए, मतलब अभी तक हम लोग उसको समझ नहीं पाए कि वो लिखा क्या है। बताया था ना हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन टेक्स्ट जो कि बड़े बड़े अजीब अजीब आकार में लिखा हुआ जो अभी तक समझा नहीं जा सका है। जो पहला स्रोत है लिखित स्रोत इन हिस्ट्री में वो मिला है यही वेद। 1700 के बाद साहित्यिक स्रोत उभरे मीन्स लिखित दस्तावेज उभरे। साहित्यिक स्रोत उभरे मतलब होता है कि लिखित जो दस्तावेज था लिखा हुआ वो हम लोगों को मिला। उसके पहले लिखित स्रोत ऐसा कुछ नहीं मिला था, तो 1700 ईस्वी के बाद मिला। और उसमें से सबसे प्रमुख स्रोत मीन्स मिला तो बहुत कुछ था, जैसे कि ब्रह्मनास लिखा हुआ, उपनिषद, आर्यंकास, महाकाव्य, रामायण जो कि वाल्मीकि ने लिखा, महाभारत वेद जो कि वेद व्यास ने लिखा, ये सब लिखा हुआ मिला। बट उसमें से सबसे प्रमुख माना गया वो है वेदास। इसको इसको सुपीरियर नॉलेज बोला गया। उसमें लिखा क्या था वो मीन्स जब डिक्लाइनेशन हुआ उसके बाद से इंसान क्या वैसे ही रहेगा जैसा था, मीन्स वही पुराना प्राचीन टाइप का नहीं, डेवलप्ड हुआ। हम लोग अभी ही सुनते हैं ना तब के ऋषि मुनि ज्ञानी लोग कितने विशाल दिमाग के बन गए थे कि क्या नहीं खोजने लगे, क्या नहीं नॉलेज होने लगा उन लोगों के पास। तो अभी हम लोग अभी जो है अभी के कंपैरिजन में अभी ज्यादा नॉलेज तब होने लगा इन लोगों को। मीन्स एक जब उन लोगों का दिमाग डेवलप हुआ तो कितने सारे सवाल आते होंगे, ये कैसे होता है, वो कैसे था, पृथ्वी वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल आते हैं क्वेश्चन में कि हम लोग को कौन बनाया नहीं बनाया, जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है। ये सारे जो क्वेश्चन जब निकलने लगे तो सबका दिमाग एक अलग ही लेवल पर काम किया और उन्होंने जो नॉलेज वगैरह गेन किया वो आपस में मतलब किसी के पास गेन हुआ तो वो ऋषि वगैरह बने और वो के आपस में जैसे होता है ना पेड़ के नीचे सबको ऐसे बताने लगे कि एक्चुअल में जीवन क्या है वगैरह और भी बहुत कुछ। तो कहा जाता है ना कि इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे कि वेद जो है बहुत सालों तक सिर्फ मौखिक भाषा से ट्रांसफर हुआ। मीन्स हम इसको बताए वो उसको बताया उसको ऐसे करके सालों तक ये सिर्फ मौलिक तौर पर आगे देखेंगे आगे ट्रांसफर होते गया। बाद में फिर इसको जाके लिखा गया था। तो इसका जो मीन्स सब में से सबसे ज्यादा सुपीरियर नॉलेज का सब सुपीरियर कहा जाता है वेदास को। वेदास नाम कहाँ से है, मतलब इसका जड़ क्या है, मतलब किस नाम से ये लिया गया है, विद से लिया गया है। विद का मतलब होता है टू नो, मतलब जानना टू नो, इसी वर्ड से लिया गया है वेदास। वेदास 4 भाग में डिवाइडेड है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। इसमें से सबसे प्राचीन सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 हाइम्स है, मतलब कि भजन 1028 है। एग्जाम पूछा भी गया है, याद रखना। द आर्यंस, अब इसी में जो है वेद में ही मेंशन है नाम एक आर्यंस। अब आर्यंस थे कौन? द आर्यंस हु आर दे मीन्स वे कौन थे, आर्यंस कौन थे उसके बारे में जानते हैं। पता कैसे लगाएंगे आर्यंस कौन थे? तो पता लगाया गया लिंग्विस्टिक टर्म से मीन्स भाषाई शब्द से। मतलब ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला हम लोगों को जिससे हम लोग ये एग्जैक्ट पता लगाएं कि आर्यंस कौन थे। मीन्स इंडिया आए आर्यंस थे कौन, तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो पता कैसे लगाया, उनकी भाषा को हम लोग पकड़े, वो लोग कैसी भाषा यूज करते हैं। उनकी भाषा जो है जातीय नहीं थी, मीन्स कॉमन लैंग्वेज जो यहाँ इंडिया में बोला जाता है वैसा भाषा नहीं था। आर्यंस जो है इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले ग्रुप से थे, इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले ग्रुप से थे। ये इंडो यूरोपियन समझाने के लिए हम इतना कुछ लिखेंगे। एक्चुअल में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज होता क्या, हम लोग अभी जो भाषा यूज करते हैं वो भाषा ऐसा नहीं है
कि हिंदी जो है एक इंडिविजुअल एक अलग भाषा है। ये जो है भाषाओं का ग्रुप है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में बहुत सारी भाषाएं आती है। मान के चलिए यदि आप एक स्पेसिफिक प्लेस में यहाँ रह रहे हैं बहुत सा साल पहले इस जगह पे, अब आप यहाँ पे रह के हम लोग आपस में बात करना सीखे, एक स्पेसिफिक भाषा हम लोग ईजाद किए जिससे कि हम लोग सब आपस में बात कर रहे हैं, एक ही भाषा जिससे सब आपस में बात कर रहे हैं। अब कई सौ सालों बाद यहाँ के क्या सभी लोग यहीं पे स्थिर रहेंगे? नहीं ना, किसी ना किसी वजह से कोई इधर चले जाएंगे, कोई माइग्रेट कर जाएंगे। पूरा पृथ्वी का बात कर रहे हैं हम, पूरा कॉन्टिनेंट का बात कर रहे हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री का नहीं। अब जब सब अलग अलग जगह जाएंगे तो अभी भी वो वही भाषा बोल रहे होंगे, बट 100 200 मतलब हजारों साल जब बीतते 100 साल बीतते जाएंगे तो उसका जो आगे पूर्वज आएगा क्या वो एग्जैक्ट वही भाषा वाला टर्म यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमारे मम्मी लोग को देखते हैं, कोई बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है जो कि उसका मीनिंग एग्जैक्ट, उसका जो उच्चारण होता है वो कुछ और होता है, लेकिन वो बोलती है कुछ और, लेकिन समझ में आ जाता है कि उसका मीनिंग क्या है ना। जैसे कि बहुत सारा वर्ड है ऐसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कुछ भी वर्ड बोले तो वो एग्जैक्ट मीनिंग उसका कुछ और बोलते 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 उसका उच्चारण ही बदल देता है, जो कि इजी हो जाता है। जैसे कि और आगे समझ में आएगा। तो जैसे कि जब ये लोग अलग अलग जगह गए, इधर उधर माइग्रेट कर गए, तो इसका जो पूर्वज आगे चलते चलते उस भाषा को कुछ अलग तरह से बोलने लग जाएगा, ये उस भाषा को कुछ अलग तरह से बोलने लग जाएगा, ये उसी भाषा को कुछ, लेकिन सिमिलैरिटी होगा, मीन्स मिलेगा। वो जो बोलेगा ना, उच्चारण जब होगा ना, तो इन तीनों का भाषा आपस में तो मिलता जुलता दिखेगा, लेकिन सब अलग अलग, थोड़ा सा अलग हो जाएगा सबका भाषा, है ना। और ये होने में कई सौ साल लगेंगे। तो जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है वो यहीं से उभरा, मान लीजिए ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, ठीक। और यहाँ से लोग जब माइग्रेट कर जाएं और बहुत दूर कहीं कहीं चले जाएं, और बहुत तो सालों बाद जब हम लोग सबका भाषा देखें तो हम लोग को पता चले कि सबका भाषा तो एक जैसा सुनने में लगता है अलग अलग भाषा, लेकिन सुनने में तो सबका एक जैसा लग रहा है। इससे हम लोग को ये गैस कर पाएंगे ना, हो सकता है सब एक ही जगह से आया होगा, पहले वो लोग एक भाषा बोल रहा होगा, अब अलग जगह चला गया तो सबकी भाषाएं बदल गई। तो कह सकते हैं ना, यहाँ जो भाषा बोला गया होगा ये लोग पहली बार, तो ये जितना भाषा है वो उसी भाषा का मतलब यहाँ जो भाषा बोला गया उसी भाषा का ग्रुप है। मतलब ये एक ग्रुप हो, ये कोई मान लीजिए यही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हो गया, और यहाँ पे जब सब लोग अलग अलग जगह चले गए तो अलग अलग जगह जो भाषा बोलने लगे, तो एक भाषा नहीं कई 100 भाषा में बदल गया सब, ताकि दुनिया के कई कोने में चला गया, सब अपना अपना भाषा बोलने लगा, लेकिन सबका सिमिलरिटी एक वही भाषा से मिलता था जो कि शुरू में ईजाद हुआ था। तो उस शुरू में ईजाद हुआ भाषा को बोलते हैं इंडो यूरोपियन, और ऐसा बोलते हैं कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के ग्रुप का ही ये सारा भाषा है, वहीं से ये सारा भाषा निकला है। इसको और क्लियर देखिए यहाँ होंगे। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज क्या है? इंडो यूरोपियन में बहुत सारी भाषाएं आती है, संस्कृत, लैटिन, इंग्लिश वगैरह सब। जैसे कि जब साइंटिस्ट लोग जो है रिसर्च किया, मीन्स हिस्टोरिकल लोग, तो वो लोग क्या देखा, देखिए माता जो वर्ड है वो संस्कृत है, और लैटिन भाषा का नाम है जो कि अलग जगह बोला जाता है, तो माता जो है वो संस्कृत है, और लैटिन में माता को बोला जाता है मैटर, और इंग्लिश में बोला जाता है मदर। तो सुनने में कितना सिमिलरिटी है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है? ये एक ही जगह से निकला होगा सब, तो बाद में लोग अपना अपना टर्म बोलते बोलते उच्चारण सबका बदल गया और वो अपना अपना भाषा ईजाद कर लिया, लेकिन सबका एक स्पेसिफिक भाषा तो है। भ्राता को संस्कृत में भ्राता बोला जाता है भाई को, और लैटिन में बोला जाता है फ्रेटर, और इंग्लिश में उसको बोला जाता है ब्रदर। उच्चारण तीनों का कितना मिलता जुलता है। डॉटर मीन बेटी को संस्कृत में बोला, इसका मतलब संस्कृत में, यही संस्कृत को मैं जैसे कि संस्कृत को बोला जाता है दोहितर, मतलब सॉरी बेटी को बोला जाता है संस्कृत में दोहितर, और इंग्लिश में बोला जाता है डॉटर। संस्कृत में आपको बोला जाता है अग्नि, और लैटिन बोला जाता है इग्निस। तो इतना ज्यादा सिमिलरिटी दो भाषा में कैसे हो सकता है? इसका एक ही रीजन है कि ये एक ही भाषा था, बाद में अलग अलग बन गया। ग्रामर में देखिए, वीडियो कट हो गया था, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये यहाँ तक बात की थी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जिसमें कि अग्नि को बोला जाता है इग्निस। और उसी तरह से ग्रामर में देखें तो संस्कृत में जैसे कि है जो वर्ड है, जिसको है बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में इज बोलते हैं, तो संस्कृत में अस्थि बोला जाता है, लैटिन में इष्ट बोला जाता है, और इंग्लिश में इज बोला जाता है। तो इतना ज़्यादा सिमिलरिटी सब वर्ड में, सारे भाषा में
कैसे आ सकता है? इसका एक ही रीजन है कि ये सारे भाषा एक ही जगह से मिलके बने होंगे, मतलब एक भाषा होगा, उसी से सारे भाषाएं बने हैं, इसीलिए इतने सिमिलर उसका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण है। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे कि ये जर्मनी रोमांस भाषा है, ग्रीक, लैटिन, ओल्ड इरानियन एंड एवेस्टियन। इस तरह का एक नहीं, बहुत सारी भाषाएं हैं। हिंदी भी इनफैक्ट वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से ही उठ के आया है। मतलब एक भाषा था इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, वो बाद में उससे इतनी सारी भाषाएं बन गई, सब अलग अलग जब माइग्रेट किए तो उसी अलग अलग लैंग्वेज ही बन गया, लेकिन सबका उच्चारण जो है, सिमिलरिटी उच्चारण का जो ये है वो सब में बहुत मिलता जुलता है। तो आर्यंस के बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं था, तो सबसे पहले ये पता चला वेद में उसका जो भाषा लिखा हुआ है, वो भाषा से हमें ये पता चला कि उनका जो भाषा है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से ही है। मीन्स वो भी वही भाषा यूज करते हैं जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का जो ग्रुप है भाषा का, उसी में से एक भाषा उठ के आया, वही लैंग्वेज ये लोग भी यूज करते हैं। मीन्स वहाँ पे संस्कृत लिखा हुआ है ना, वेदास संस्कृत में लिखा हुआ है, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से ही संस्कृत उठ के आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग भी एक टाइम में, इनका जो पूर्वज एक टाइम में ये भाषा बोलने वाला जो ग्रुप था स्टार्टिंग में वहीं रहता होगा। तो यदि हम लोग को ये पता चल जाए कि ये लैंग्वेज का जो ग्रुप रहने वाला है, इसका जो होमलैंड मीन्स जो कहाँ रहते थे उस टाइम में, ये पता चल जाए, तो हमें भी पता चल जाएगा कि आर्यंस कौन थे और कहाँ से आए थे। तो लैंग्वेज के बारे में पता चला। अब देखते हैं कि वो लोग कहाँ से आए थे। आगे देखते हैं, कहाँ तक बात की कि लैंग्वेज पता चला, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का ग्रुप जो था उसी को बोलने वाला था आर्यंस, मीन्स संस्कृत लैंग्वेज से। तो संस्कृत तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से ही डिराइव हुआ है, वहीं से आया है। और ये संस्कृत लैंग्वेज बोले कहाँ पता चला, तो वो जो वेद वगैरह लिखा है ना वो संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, इसीलिए। अब वो लोग का यदि कॉमन होमलैंड मीन्स कहाँ वो लोग रहते थे वो पता चल जाए, एक स्टार्टिंग पॉइंट, तो जान जाएंगे कि आर्यंस कहाँ से आए थे। तो इस पर ना एक मत नहीं हो पाया है, मीन्स अभी तक ऐसा नहीं हो पाया कि एकदम एग्जैक्ट पता चल गया हो, सबका कुछ अलग अलग विचारधारा बना है। लेकिन अभी तक इतना तो हो गया है कि किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड, किसी का कहना है कि कहीं और बहुत अलग अलग धारणाएं हैं सबकी, वो हम देखते हैं। लेकिन जैसे कि बाल गंगाधर सबका अलग अलग था कि कोई कोई बोलता था यहाँ से आया, कोई वहां से। इसमें से बाल गंगाधर तिलक जो है वो कहते थे कि ये आर्कटिक से आए हैं। आर्कटिक में बर्फीला एरिया जो होता है ना ऊपर का, आर्कटिक, और नीचे बोलता है अंटार्कटिक अर्थ का, तो आर्कटिक एरिया से आए हुए हैं, जो कि नहीं माना जाता है, इनका उतना पुष्टिकरण नहीं हो पाया। तो उसी तरह से बहुत लोग का अलग अलग विचार है। लेकिन ये बोलते हैं ना कि सबका एक मत होने के बाद पता चला, मीन्स सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड होमलैंड, सबसे ज्यादा माना जाने वाला, इसी पे फोकस करना है। वो कौन सा एरिया है, ध्यान से सुनना है, सबसे ज्यादा माना जाने वाला, तो कंफ्यूजिंग लगेगा इसलिए फोकस करना और इमेजिनेशन में इमेजिन करना है मैप। सबसे ज्यादा माना जाने वाला मीन्स मोस्ट एक्सेप्टेड होमलैंड, तो एक है ब्लैक सी, मैप में सर्च करना है ब्लैक सी। ब्लैक सी एक लेक है, ब्लैक सी का जो नॉर्थ वाला एरिया है वो दो भाग में है, मीन्स मतलब वहां पे दो एरिया है, एक है रसिया और एक है यूक्रेन। तो कहा जाता है कि ये लोग यहीं पे रहते थे, मीन्स जो ब्लैक सी है उसका जो नॉर्थ एरिया में यहाँ पे रसिया और यूक्रेन। तो रसिया में लोकेटेड ज्यादा माना गया कि साउदर्न रसिया, मतलब जो रसिया का जो साउथ वाला पोर्शन है वहां पे लोग रहते थे, और साउदर्न एशिया में रहते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ लोग यूक्रेन चले गए, मीन्स पार्ट्स ऑफ यूक्रेन में माइग्रेट कर गए, और कुछ लोग ईरान चले गए, बगल में ईरान था तो ईरान चले गए, और कुछ लोग इंडिया चले गए। तो जो ईरान चले गए मीन्स उसको कहा गया इंडो ईरानियन। जो ईरान गए मतलब माइग्रेट किए, माइग्रेट मतलब कि एक से दूसरे जगह चले जाना, मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं। तो ब्लैक सी के नॉर्थ एरिया में जब दो भाग में था, एक तरफ था रसिया, एक तरफ था यूक्रेन। तो साउदर्न रसिया की तरफ माना गया लोग रहता था, लेकिन फिर समय के साथ माइग्रेट कर गया, यूक्रेन चला गया, और कुछ ईरान चला गया, और कुछ इंडिया। तो जो ईरान गए उसको इंडो ईरानियन कहा गया, जो इंडिया गए उन्हीं को आर्यंस कहा गया, जो भारत आए उसको आर्यंस कहा गया। ये समझ में आया। अब यहाँ समझते हैं एक्चुअली यूक्रेन क्यों गए। वहां पे पेंटिक स्टेप मतलब घास का मैदान था यूक्रेन तरफ, तो उधर इसीलिए गए थे। एक्चुअली आगे में हम लोग ये भी देखेंगे कि ये लोग जो कैटल पालते थे, कैटल मीन्स पशु, कैटल पालना मतलब पशुपालन का जो मेन जो ये था ना, बोल सकते हैं ऐसा मेन करना। जैसे कि पहले होता था ना सिर्फ
फसल उपजाना वगैरह होता फार्मिंग। तो इस टाइम में सबसे ज्यादा इन लोगों का मेन मोटिव जो था वो था कैटल, मतलब पशु पालना। तो कैटल पालते थे, इसी वजह से ये लोग एनी टाइम सर्च में रहते थे, घास का मैदान में सर्च में रहते थे। घास का मैदान मतलब पास्चर्स। तो उसी वजह से ये लोग यूक्रेन का जो पार्ट है वहाँ पे पेंटिक स्टेप बनाया था, घास का मैदान। तो यूक्रेन का जो पार्ट है जिसमें कि घास का, हम स्टार्टिंग से सार से एक बार बताते हैं फिर से। मोस्ट एक्सेप्टेड होमलैंड, सबसे ज्यादा माने जाने वाला जो जगह है वो है साउदर्न रसिया, जो कि ब्लैक सी के बगल में है। ब्लैक सी के बगल में दो जगह था, एक यूक्रेन था, एक रसिया था। तो ये रसिया का जो साउदर्न एरिया है, साउथ वाला एरिया, वहां पे माना जाता है कि वो लोकेटेड रहते थे। माइग्रेट किए, माइग्रेट करके कुछ यूक्रेन गए, कुछ ईरान गए, कुछ इंडिया आए। तो यूक्रेन गए, फिर यूक्रेन क्यों गए, उसका रीजन था कि ये लोग कैटल पालते थे, मीन्स पशु पालते थे। सबसे मेन मोटिव लोग का यही था। ये लोग घास का मैदान के खोज में रहते थे। घास का मैदान को पैस्चर्स कहा जाता है। तो घास का मैदान का कोई इसी वजह से यूक्रेन में एक जगह है पेंटिक स्टेप बोला जाता है, जिसको घास का मैदान है, वहां पे उधर गए। और जो ईरान गए उसको इंडो ईरानियन बोला गया, इंडो ईरानियन ब्रांच बोला गया जो ईरान गए। और जो भारत है उसको आर्यंस बोला गया। आई होप क्लियर हुआ होगा कि वो लोग का लोकेशन कैसे कैसे था। अब भारत में कहा, भारत का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है और पंजाब का मैदान में जाके सेटल हो गया ये लोग। पंजाब का जो घासी मैदान था वहां पे और नॉर्थ वेस्ट एरिया में जाके ये लोग सेटल हुआ। और चूंकि कैटल पालते थे तो ये घास के मैदान मतलब पास्चर के तलाश में रहते थे, इसीलिए ये लोग ज्यादातर वहीं जाते थे जहाँ पे घास का मैदान इन लोग को मिलता था। और यही घास का मैदान सर्च करते करते ये लोग इंडो गैंगेटिक प्लेन्स सर्च करना है, मैप में आपको दिखेगा जैसे कि ये इंडिया का मैप है। तो ये वाला जो एरिया है ना ऊपर ऐसे, ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, तो उस एरिया में जो है उसको बुलाता है, मीन्स वही से गंगा जहाँ से बहती है तो वहाँ पे वो अपने साथ नई नई मिट्टी लाती है। तो नई नई मिट्टी लाती है तो जमीन नदी के बगल में बिछा देती है और वही जो एरिया प्लेन बनता है उसी को बोला जाता है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, वहाँ पे खेती होता है अभी के टाइम में। मान के चलिए जो गंगा अपने साथ बह के जो मिट्टी लाती है वो एक प्लेन एरिया बनाती है, उसी को इंडो गैंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में जब ये लोग इंटर किया, प्रवेश किया, उसके बाद 600 BCE तक पूरा नॉर्थ को हासिल करके वहां पे लोग रहने लगा। तो जो नॉर्थ एरिया लोग हासिल किया उस जगह को कहा गया आर्यवर्ता। जो नॉर्थ एरिया हासिल करके लोग रहने लगा उसको आर्यवर्ता कहा गया। तो एग्जाम आ सकता है कि किस एरिया में लोग हासिल करके 1600 BCE तक रहने लगे, तो वो जगह था आर्यवर्ता। अब आई होप कहाँ से आए थे, कहाँ रह रहे थे, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये कि नेक्स्ट जो है इसको एक टेबल है, इसमें कहाँ से आए थे, क्या किए थे, नहीं किए थे, इतना तो समझ में आ गया। अब जो है जो वैदिक पीरियड है वो कितने भाग में डिवाइडेड है वो देखते हैं। तो वैदिक पीरियड जो है दो भाग में डिवाइडेड है। एक है अर्ली वैदिक पीरियड जिसको कि ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, इसमें हम लोग पीरियड लिखे मीन्स काल लिखें। और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, डिटेल में बात करेंगे बट एक ओवरव्यू दे रहे हैं। टाइम जो है अर्ली वैदिक पीरियड में मतलब अर्ली वैदिक पीरियड जो है 1500 से लेकर 1000 BC तक चला और लेटर वैदिक पीरियड जो है 1000 से लेकर 600 BC तक चला था। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, लिटरेचर और ज्योग्राफी का डिफरेंस है। मतलब जो साहित्य लिखित जो चीजें हैं, लिखित स्रोत जो हम लोग को मिले हिस्ट्री में उसका और भूगोल मीन जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है, ज्योग्राफी मीन ज्योग्राफी का और लिटरेचर का, यही डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है, ऋग्वेद जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में ही कंपोज हुआ था। जो ऋग्वेदिक पीरियड हम लोग को मिला है वो अर्ली वैदिक में ही उभरा था, वहीं से बना था। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस टाइम सिर्फ मौखिक मीन्स ओरल फॉर्म में निकला था। मीन्स जो ऋग्वेदिक जो नॉलेज है वो सब आपस में बोलचाल के रूप में मौखिक रूप से ट्रांसफर करते थे। शिष्य है सामने से बैठे हुए हैं, शिष्य से ऋषि मुनि बात कर रहे हैं और नॉलेज बांट रहे हैं, वो सिर्फ सुनते थे और गहन करते थे, लिखा नहीं गया था अर्ली वैदिक पीरियड में। यही ऋग्वेदिक पीरियड मौखिक रूप से ओरल फॉर्म में था और यही ऋग्वेदिक को बाद में लेटर वैदिक में जाके लिखा गया है। लेकिन कंपोज जो है वो जो इन्वेंट हुआ, जो निकला, वो तो अर्ली वैदिक में ही निकला था। और उसमें जिक्र है ऋग्वेदिक में सप्त सिंधु का, मीन्स कि जो अर्ली वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो सप्त सिंधु के बारे में मतलब सप्त सिंधु के एरिया में रहते होंगे। और पंजाब, इसके बारे में और डिटेलिंग बताएंगे, बस ओवरव्यू दे रहे हैं। सप्त सिंधु क्या है नहीं है, सप्त सिंधु 7 नदियों का संगम है। सप्त सिंधु और पंजाब का भी जिक्र है। और पंजाब और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब में 5 नदी है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये सब जो लोकेशन का जिक्र है ऋग्वेदिक में, इस पर और डिटेलिंग में बात करेंगे। और
ऋग्वेदिक में ये एरिया का जिक्र है, ये एरिया का जिक्र है, मतलब यहाँ रहते थे। और गंगा और यमुना का जिक्र ना के बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अर्ली वैदिक पीरियड के लोगों को गंगा यमुना के बारे में, गंगा यमुना के आगे का कुछ पता नहीं था। मीन्स ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है वो सीमित था, गंगा यमुना के आगे लोगों को पता नहीं था। लेकिन यही लेटर वैदिक में बात करें तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मणांश, प्राचीन उपनिषद, ये सारा जो है लेटर वैदिक में ही लिखा गया है। और ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है ज़्यादा था। वो कैसे पता चला? क्योंकि ये सब में जो है अरेबियन सी, हिमालय, विंध्यास जो कि पहाड़ी इलाका है, ये सब के बारे में मेंशन है। इसका मतलब ये है कि अरेबियन सी, हिमालय, इतने बड़ा बड़ा ज्योग्राफिकल नॉलेज इन लोगों को कब हुआ? लेटर वैदिक में हुआ। इस सब के बारे में इन लोगों को अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं पता था। ये हुआ थोड़ा ओवरव्यू। अब सब सिंधु के बारे में थोड़ा देख लेते हैं और पंजाब के बारे में देख लेते हैं। इससे हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि एक पूरा मीन्स वैदिक पीरियड क्या है, अर्ली क्या है, कितना भाग में फैला है, कब से कब तक चला, एक आइडिया हो गया होगा। और किस किस नदी में किस किस जगह पे ये लोग रह रहे थे, देखते हैं। आगे देखते हैं जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो मेंशन्ड है सप्त सिंधु, उसके बारे में, कि ज्योग्राफी के बारे में। एक सेकेंड, मीन्स ऋग्वैदिक पीरियड में जो ज्योग्राफी है, मीन्स भूगोल है, उसके बारे में कि ऋग्वैदिक पीरियड कहाँ तक फैला हो। मीन्स ऋग्वैदिक पीरियड का मतलब जैसे माइंड में बोले क्लिक करना चाहिए अर्ली वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड अलग है, आगे बहुत आगे होता है, मॉडर्न टाइप हो जाएगा। और ऐसे इधर अर्ली वैदिक पीरियड, वैदिक मतलब अर्ली वैदिक पीरियड। तो ऋग्वैदिक पीरियड का जो ज्योग्राफी है, मीन्स भूगोल जो है, कहाँ तक लोग फैले थे, किसके बारे में जिक्र है, ऋग्वेद में किस नदी के बारे में जिक्र है, वगैरह वगैरह, उसके बारे में। तो सप्त सिंधु मतलब 7 रिवर्स, इसमें 7 नदी है। और संस्कृत में इसको क्या क्या लिखा गया है वो भी एकदम ये याद होना ही होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। इंडस रिवर को कहा गया सिंधु, सरस्वती को कहा गया, मतलब सॉरी सरस्वती अब सूख चुका है, नाउ ड्राई। एंड झेलम को कहा गया विदास्ता, और चेनाब को अक्षिनी, रावी को पुरुषनी, एंड व्यास को विपासा, और सतलज को सतुद्री। ये 7 रिवर्स हो गया। और सिंधु और सरस्वती ये जो 2 नदी है, इसका जिक्र सबसे ज्यादा हुआ है। और यमुना जो है इसका जिक्र 2 बार हुआ है, और गंगा का जिक्र 1 बार हुआ है। इससे पता ये चलता है कि अर्ली आर्यन जो है, जो कि ऋग्वैदिक वाला अर्ली पीरियड वाला, उसको यमुना और अपर गंगा, गंगा के ऊपर वाला हिस्सा, उसके आगे का कुछ भी पता नहीं था। इतना हम लोग को पता चल गया, ज्योग्राफिकल नॉलेज पता चल गया। ज्योग्राफिकल नॉलेज देख लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे अर्ली वैदिक पीरियड का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स उस टाइम का राजनीतिक जीवन, फैमिली क्या था, गांव कैसा था, वहाँ पंचायत सभा, राजा था या नहीं था, कैसे लोग रहता था करता था, एक पॉलिटिकल राजनीतिक जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग देखेंगे।